हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सीजर प्रोड्यूस्ड एंड पैरामीटर्स, टाइप्स ऑफ ईसीटी देखे थे फ्रेंड्स, एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स देखे थे, टेक्निक्स एंड मेथड्स देखे थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें ईसीटी का, सो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ नॉट नोन। एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है अभी तक पता नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद फिर वन हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट ईसीटी possibly affects the catecholamine pathway between dicephalon, from where seizure generalization occur, and limbic system, which may be responsible for mood disorders also involving the hypothalamus। ठीक है, तो ये जो ECT का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अभी तक अच्छे से नोन नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन एक हाइपोथेसिस जो बताता है कि ये जो है ECT वो अफेक्ट करता है कैटाकोलामाइन पाथवे को। ठीक है, ये जो कैटाकोलामाइन पाथवे बिटवीन डाइसेफ्लॉन एंड लिम्बिक सिस्टम के बीच में। ठीक है, तो डाइसेफ्लॉन कहाँ है? डाइसेफ्लॉन से क्या होता है? फ्रॉम वेयर सीजर जनरलाइजेशन, यहाँ से सीजर जनरलाइज होता है, एंड लिम्बिक सिस्टम क्या है? विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूड डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये जो डाइसेफ्लॉन और लिम्बिक सिस्टम के बीच जो कैटेकोलामाइन पाथवे होता है ये उसको अफेक्ट करता है, एंड आल्सो इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, इसको भी इन्वॉल्व रखता है। ठीक है, तो ये हुआ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ECT टीम के बारे में। ठीक है, तो ECT टीम यानी कि जब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं तो उस वक्त कौन कौन से टीम, कौन कौन किसकी किसकी ज़रूरत होती है? तो साइकेट्रिस्ट की, साइकेट्रिक नर्सेज की, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की, एंड इट शुड बी इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ECT। ठीक है, इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिकेशन, मीन्स कि किस कंडीशन में हम ECT देते हैं। ठीक है, इंडिकेशन ऑफ ECT क्या है फ्रेंड्स? तो मेजर डिप्रेशन के केस में दे सकते हैं। ठीक है, सीवियर साइकोसिस के केस में दे सकते हैं। तो मेजर डिप्रेशन में क्या होगा? अगर पेशेंट जो होगा उसमें बहुत ज़्यादा सुसाइडल रिस्क होगा, एंड इंडोजीनस डिप्रेशन सच एज जेनेटिक रीज़न की वजह से जेनेटिक डिप्रेशन हो सकता है, पुअर इनटेक ऑफ फूड एंड फ्रूट्स, अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स टू ड्रग्स, और वेयर ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड और हैव सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, मेजर डिप्रेशन में हम किस कंडीशन में दे सकते हैं? जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा सुसाइडल रिस्क हो, जेनेटिक डिप्रेशन हो, पुअर इनटेक ऑफ फूड और फ्लूड नहीं ले रहा हो, और जो भी हम ड्रग दे रहे हैं उसका सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो, और जब भी कोई ड्रग है जो कंट्रा इंडिकेटेड है, मतलब कि वो नहीं दिया जा सकता है और बहुत ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में हम ECT दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीवियर साइकोसिस। सीवियर साइकोसिस में सिजोफ्रेनिया, मेनिया, ये सारे के केस में दे सकते हैं विथ रिस्क ऑफ सुसाइडल अटेम्प्ट। ठीक है, होमिसाइड, डेंजर ऑफ फिजिकल असॉल्ट, डिप्रेसिव फीचर्स, और कंट्रा इंडिकेशन ऑफ ड्रग, और हैव सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो सीवियर साइकोसिस के केस में भी हम देंगे, सिजोफ्रेनिया के केस में दे सकते हैं, मेनिया के केस में दे सकते हैं। इसमें भी वही है कि बहुत ज़्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट का रिस्क हो, या फिर डेंजर ऑफ फिजिकल असॉल्ट हो, डिप्रेसिव फीचर शो कर रहा हो, और अगर कोई इसको ड्रग नहीं दे सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ड्रग, या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स दिखा रहा है ड्रग का, तो हम दे सकते हैं ECT। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, सीवियर मेनिया के केस में दे सकते हैं, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर सच है, ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर में दे सकते हैं, ऑर्गेनिक साइकोसिस में दे सकते हैं, और ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर जैसे डेल्यूजन और डिमेंशिया में दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सीवियर कैटाटोनिया, जैसे स्टूपर के केस में पुअर इनटेक ऑफ फूड एंड फ्रूट्स, अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स टू ड्रग थेरेपी, और व्हेन ड्रग इज कंट्रा इंडिकेटेड और हैव सीरियस साइड इफेक्ट। कैटाटोनिया के केस में दे सकते हैं, पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब कुछ बोल नहीं रहा है, एकदम स्टूपर के केस में चला गया है, तो फूड फ्लूड कुछ नहीं ले रहा है, और जो भी ड्रग दे रहे हैं उसका सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या फिर कोई ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं दे सकते हैं तब, या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट शो कर रहा है ड्रग, तो उस कंडीशन में हम ECT दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर इंडिकेशन कौन सा है जिस कंडीशन में हम ECT दे सकते हैं? तो ये जो है ECT
एक एंटी डिप्रेशन थेरेपी की तरह भी दिया जा सकता है, ठीक है। सच एज अ पेशेंट विथ कार्डियक डिजीज एंड व्हेन ट्राइसाइक्लिक्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बिकॉज ऑफ पोटेंशियल फॉर डिसरिथमियाज एंड कॉन्गेसिव हार्ट फेल्यूर, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है जिसको कार्डियक डिजीज़ है लेकिन उसको ट्राइसाइक्लिक्स नहीं दे सकते हैं, ठीक है, और उस मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि उसकी वजह से उसको डिसरिथमिया हो सकता है, कॉन्गेस्टिव हार्ट फेल्यूर हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं ईसीजी, ठीक है। अगर पेशेंट डिप्रेशन में है, उसको कार्डियक डिजीज़ है और उसको ट्राइसाइक्लिक्स नहीं दे सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि ट्राइसाइक्लिक्स देंगे तो उसकी वजह से उसको डिसरिथमिया या फिर कॉन्गेस्टिव हार्ट फेल्यूर होने का चांस होगा, तो उस कंडीशन में हम उसको ईसीटी दे सकते हैं। नेक्स्ट है एंड फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन इन होम एंटी डिप्रेसेंट्स प्लेस द फीटस एट रिस्क फॉर कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट, ठीक है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और वो डिप्रेशन में है तो उसको हम एंटी डिप्रेसेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जो फीटस है उसको अफेक्ट कर सकता है, उसको ज़्यादा रिस्क हो सकता है कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट का, तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं ईसीटी, ठीक है। लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक नहीं देते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, उसके बाद ही दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है, किस कंडीशन में हम नहीं दे सकते हैं ईसीटी। तो अगर इंक्रीज्ड आईसीपी यानी इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहा तो, और इंक्रीज आईओसी इंट्रा ओकुलर प्रेशर, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा क्यों, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा इंट्राक्रैनियल प्रेशर रहा या फिर इंट्रा ओकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहा तो हम उस पेशेंट को ईसीटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ मोर चांस ऑफ ब्रेन डैमेज और आई डैमेज, ठीक है। ब्रेन डैमेज होने का या फिर आई डैमेज होने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सेरेब्रल इन्फेक्शन के केस में या फिर सेरेब्रल एनेरिज्म के केस में, सेरेब्रल डैमेज के केस में नहीं दे सकते हैं, या फिर सेरेब्रल हेमरेज हो गया तो उस केस में हम नहीं दे सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर है तो हम नहीं दे सकते हैं। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो हम नहीं दे सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं। फ्रैक्चर है, कॉन्गेस्टिव हार्ट फेल्यूर है, न्यूमोनिया है, रेटिनल डिटैचमेंट है, ये सारे कंडीशन अगर पेशेंट को रहा तो हम नहीं दे सकते हैं ईसीटी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। अगर ईसीटी दे रहे हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट देखेंगे एमनेशिया, सीवियर और वेरी रेयर केस, ठीक है, मतलब कि सीवियर भी हो सकता है एमनेशिया। मेमोरी इम्पेयरमेंट हो सकता है, पुअर कंसंट्रेशन हो सकता है, ड्रॉजीनेस हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, हेडेक हो सकता है, बैकएक हो सकता है, मसल एक्स हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, फैटिक हो सकता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है। नेक्स्ट, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, पाल्पिटेशन हो सकता है, टंग वाइट हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस एंड अनस्टेडी गेट हो सकता है। ये सारा जो है साइड इफेक्ट है ईसीटी का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ईसीटी। ईसीटी डज नॉट कॉज ब्रेन डैमेज, फ्रैक्चर्स कैन ऑकर इन एल्डरली पेशेंट विथ ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि जनरली ईसीटी जो है ब्रेन डैमेज नहीं करता है, लेकिन जो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ओल्ड है तो उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। ओल्ड है और उसको ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसको फ्रैक्चर होने का चांस होता है। डिसरिथमिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, कैन ऑकर इन पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज। अगर किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज है तो उसको डिसरिथमिया या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ईसीटी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, ठीक है। जो हम ईसीटी देंगे तो फैसिलिटीज़ क्या क्या होती है, तो देयर शुड बी 3 रूम, ठीक है। 3 रूम होना चाहिए ईसीटी देने के लिए। एक प्री रूम होना चाहिए, एक प्री ईसीटी रूम होना चाहिए, ईसीटी रूम होना चाहिए और पोस्ट ईसीटी रूम होना चाहिए, ठीक है। तो जो प्री ईसीटी रूम होता है वो देयर शुड बी अ प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल वेटिंग रूम। जो भी वेटिंग रूम होता है उसको प्री ईसीटी रूम बोल रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट जो ईसीटी रूम है, ठीक है, विच शुड बी equipped with ECT machine, anesthetic appliance, suction apparatus, face mask, oxygen cylinder, curved tongue depressors, mouth gags, emergency drugs etc. and there should be immediate access to a defibrillator। जो ECT रूम है वहाँ पे ECT मशीन होना चाहिए, एनेस्थेटिक एप्लियंस होना चाहिए, सक्शन apparatus होना चाहिए, फेस मास्क होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, कर्व टंग डिप्रेशर होना चाहिए, माउथ गैग्स होना चाहिए, इमरजेंसी ड्रग्स होना चाहिए, ठीक है, और वहाँ पे डेफिब्रिलेटर भी होना चाहिए, ठीक है। ये सारे कुछ इक्विपमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट
होना चाहिए ईसीटी रूम में, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट ईसीटी रूम और रिकवरी रूम, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रोसीजर होने के बाद जो है यहाँ पे पेशेंट को लाया जाता है और इसमें 6 to 8 बेड्स होता है पेशेंट के रेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें, ईसीटी रूम से पहले का एक वेटिंग रूम होना चाहिए, एक ईसीटी रूम होना चाहिए और एक रिकवरी रूम होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया ईसीटी फैसिलिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट को किस तरह से हम ये करेंगे, तो 3 स्टेजेस होता है, ठीक है। फर्स्ट केयर बिफोर ईसीटी, नेक्स्ट केयर ड्यूरिंग ईसीटी एंड थर्ड केयर आफ्टर ईसीटी, ठीक है। तो केयर बिफोर ईसीटी में उसको फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन हो गया, नेक्स्ट हो गया केयर ड्यूरिंग ईसीटी और थर्ड हो गया केयर आफ्टर ईसीटी, ठीक है। तो हम अब देखेंगे रोल ऑफ नर्सेज देखेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे रोल ऑफ नर्स का इन फिजिकल प्रिपरेशन में देखेंगे, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में देखेंगे, बिफोर ईसीटी में देखेंगे, ड्यूरिंग ईसीटी में देखेंगे और आफ्टर ईसीटी। ये सारे कंडीशन में नर्सेज का रोल क्या होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं रोल ऑफ नर्सेज इन गिविंग ईसीटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।